यस बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। सेक्शन 87 अप्लाई होता है इसके लिए। सेक्शन 87 ऑफ द एक्ट ऑफ 2013, कंपनीज एक्ट 2013, रूल 12 को हम साथ में रेफर करने वाले हैं। एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको एम्पावर करता है? सेक्शन 87 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये रेक्टिफिकेशन है किस चीज? तो जब हम रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं और चार्जेस में तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो क्रिएशन आ जाता है, दूसरा मॉडिफिकेशन आ जाता है और तीसरा सेटिस्फेक्शन आ जाता है। बच्चों इन तीनों का ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इन तीनों का ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है विद आरओसी, और इनकी अलग अलग टाइम लिमिट्स हैं। वैसे स्टार्टिंग की टाइम लिमिट 30 डेज तो तीनों में कॉमन है, एक्सटेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस। किसमें डिफरेंस है? एक्सटेंशन में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, चार्जेस हमारे तीन तरह के हैं, क्रिएशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। इन तीनों का रजिस्ट्रेशन कराना होता है विद आरओसी इन केस इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो भाई अगर ऐसा होता है, इफ नॉट रजिस्टर्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, तो बच्चों लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? लास्ट ऑप्शन इज रेक्टिफिकेशन। देन रेक्टिफिकेशन किसके लिए जा सकते हैं? रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते, ठीक है ना। तो हमने देखा कि चार्जेस का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, चाहे वो क्रिएशन ऑफ चार्ज है, चाहे वो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है, चाहे वो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज है। इनका रजिस्ट्रेशन जो करवाना होगा आरओसी के पास करवाना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता बच्चों, ये सिर्फ एक सिचुएशन लिखी है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसके अलावा अगर आपसे मिस्टेक भी हो जाती है, हो सकता है आपने जो डिटेल्स फिल वो करेक्ट नहीं थी, वो इनकरेक्ट थी, या कुछ भी आपको रेक्टिफाई कराना है, या तो आपने फाइल टाइमली नहीं किया या फिर उसमें कुछ चेंजेस करवाने, तो किसके पास अप्लाई करोगे रेक्टिफिकेशन के लिए? सीजी के पास अप्लाई करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कौन से सेक्शन में एप्लीकेशन दोगे? सेक्शन 87 में एप्लीकेशन देंगे। चलो आगे देखते हैं। देखो, सीजी के पास पावर है टू ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन द फॉलोइंग केसेस। बच्चों कौन कौन सी सिचुएशन में रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्जेस होगा वो नीचे लिखे हुए हैं, ध्यान देना। फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन देयर वाज ओमिशन इन गिविंग इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार। भाई आपने फाइल करना था, रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करना था, बट क्या हो गया? ओमिशन हो गया। आपने फाइल रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म फाइल करना था आपने फाइल नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। बच्चों यहाँ कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। इन्फॉर्म करना था, इन्फॉर्म नहीं किया, ओमिशन हो गया। रेक्टिफिकेशन के पास सीजी के रेक्टिफिकेशन के लिए सीजी के पास अप्लाई करेंगे, सीजी ऑर्डर इशू करेंगे फॉर रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, सेकंड सिचुएशन, व्हेन देयर वाज ओमिशन और मिसस्टेटमेंट। ओमिशन हो गया या फिर आपने कोई इंफॉर्मेशन wrong information दे दी of any particulars in any filing previously made to the registrar. Such filing may relate to any charge और एनी मॉडिफिकेशन। बच्चों यहाँ पर जो चार्ज लिखा है ना सिर्फ, तो इट मींस यहाँ पर क्रिएशन की बात कर रहे हैं, फिर मॉडिफिकेशन भी कवर हो गया यहाँ पर, और नीचे देखो सेटिस्फेक्शन भी कवर हो गया। तो तीनों तरह के चार्जेस में रेक्टिफिकेशन हो सकता है, तीनों ही तरह की चार्जेस में रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। तो या तो ओमिशन हुआ है या मिस स्टेटमेंट हुई है ऑफ एनी पर्टिकुलर्स इन एनी फाइलिंग प्रीवियस, जो पहले फाइल किए हैं चार्जेस रजिस्ट्रार के पास। सच फाइलिंग में रिलेट टू एनी चार्ज or any modification of charge or with respect to any memorandum of satisfaction or other entry made under section 82 और section 83। किसी में भी कोई भी अगर मिस्टेक हो गई है, मिसस्टेटमेंट हो गई है, तो रेक्टिफिकेशन के लिए सेक्शन 87 में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देते हैं, before directing that the time for giving the intimation of payment or satisfaction shall be extended or the omission or misstatement shall be rectified। भाई कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तभी रेक्टिफिकेशन अलाउ करेगी जब वो सेटिस्फाई हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट किस बात से सेटिस्फाई हो जाए? दैट सच डिफॉल्ट वाज एक्सीडेंटल। भाई आपने जानबूझ के नहीं किया, मतलब इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है सीजी रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर्स तब देगी चाहे वो ऊपर कोई भी सिचुएशन है, ओमिशन की है, मिस स्टेटमेंट की है, किसी भी चीज की है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर्स तब देगी जब वो डिफॉल्ट क्या हो? सीजी सेटिस्फाई हो जाए कि वो डिफॉल्ट क्या है? एक्सीडेंटल है और ड्यू टू इनएडवर्टेंस और
because of some other sufficient cause or it did not prejudice the position of creditors और shareholders। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस सेक्शन से किसी का नुकसान नहीं होने, किसी का लॉस नहीं होने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है और उनके पास सफिशिएंट कॉज है। मुद्दे की बात यह है कि सीजी को सफिशिएंट कॉज चाहिए कि क्यों आपने, क्या हुआ पहले, एक्सीडेंटल था, इनएडवर्टेंस था, क्या रीजन था जिस वजह से पहले मिस्टेक हुई या ओमिशन हुई। अगर वो सीजी सेटिस्फाई हो जाती है तो रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर्स दे देगी। नेक्स्ट देखते हैं, द एप्लीकेशन इन फॉर्म CHG 8। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन देनी है रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्जेस के लिए, कौन सा फॉर्म फाइल करना है? शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी और एनी इंटरेस्टेड पर्सन। मतलब रेक्टिफिकेशन कोई भी करवा सकता। अगर मैं ऐसे कहूं कि रेक्टिफिकेशन कंपनी भी करवा सकती है, रेक्टिफिकेशन चार्ज होल्डर भी करवा सकता है और रेक्टिफिकेशन थर्ड पार्टी भी करवा सकती है। कई बार होता है ना, किसी और ने प्रॉपर्टी खरीद ली, पहले से सेटिस्फेक्शन रजिस्टर्ड नहीं था, whatever may be the reason, ठीक है, तो थर्ड पार्टी भी रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन तीनों की तरफ से हो सकता है, कंपनी की तरफ से भी हो सकता है, चार्ज होल्डर की तरफ से भी हो सकता है एंड थर्ड पार्टी। मतलब इसमें यहाँ पर शॉर्ट में इन्होंने लिख दिया एनी इंटरेस्टेड पर्सन, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते। ध्यान देना, the order of rectification shall be made by the central government on such terms and conditions as it deems just and expedient। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, सीधी बात तो ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल 12 ऑफ द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014, द सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऑप्शन है सीजी के पास, ऑप्शनल है, ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड इन फॉर्म नंबर CHG 8 इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 87, डायरेक्ट सीजी डायरेक्शन दे सकती है। सीजी खुद तो करेगी नहीं, सीजी डायरेक्शन देगी, ऑर्डर पास करेगी। डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द ओमिशन, रेक्टिफिकेशन किसका होता है? ओमिशन या फिर मिसस्टेटमेंट का रेक्टिफिकेशन होता है। ऑफ एनी पर्टिकुलर्स इन एनी फाइलिंग। हाँ जी, हम लोग क्या बात कर रहे थे? डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द ओमिशन। बच्चों ये डायरेक्शन कौन इशू कर रहा है? दिस डायरेक्शन इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी, ठीक है। डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द ओमिशन और मिस स्टेटमेंट, भाई ओमिशन या जो मिस स्टेटमेंट हुई है उसका रेक्टिफिकेशन हो रहा है। ऑफ एनी पर्टिकुलर्स इन एनी फाइलिंग, जो फाइलिंग हो चुकी है, प्रीवियसली रिकॉर्डिंग हो चुकी है with the ROC with respect to any charge or modification thereof और with respect to any। बच्चों ये ऊपर वाले पॉइंट्स जो है ना रिपीट हो रहे हैं, बस इसमें यही था, मेन यही था कि डायरेक्शन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी? रेक्टिफिकेशन के लिए डायरेक्शन दे सकती है। किसको? रजिस्ट्रार को। ये डायरेक्शन किसको दी जाएगी? रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दी जाएगी। किसकी तरफ से दी जाएगी? सीजी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और किन किन केसेस में? क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के केस। और किन पॉइंट्स पर? ओमिशन और मिस्टेक, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन और अदर एंट्रीज के ऊपर भी रेक्टिफिकेशन हो सकते हैं इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 82 एंड 83, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइम। एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी अलाउ किया जा सकता है कि भाई पहले रजिस्टर नहीं किया तो अब रजिस्टर करवा सकते, ठीक है ना। अगर पहले अपने चार्जेस का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अब करवा सकते हो। उसके लिए एक्सटेंशन देने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस in such filing if such filing is not made within a period of 300 days। अगर 300 दिन के अंदर फाइलिंग नहीं होती सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के केस में, तो उस केस में भी एक्सटेंशन देने की पावर किसके पास है? सीजी के पास, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा रेक्टिफिकेशन सेक्शन 87, रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस सेक्शन 87। फॉर्म नंबर कौन सा फाइल होता है बच्चों? CHG8। बाकी ऑनलाइन सब बच्चे आंसर देंगे। फॉर्म नंबर कौन सा फाइल होता है? CHG8। यस बच्चों, CHG 8 फाइल होता है, राइट। अच्छा, रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किसके पास करना पड़ता है? सीजी के पास, बिल्कुल। अच्छा, सीजी ऑर्डर किसको इशू करती है? रेक्टिफिकेशन, यस आरोप, ठीक है। समरी आप लोग रिवाइज कर लें और आज केसेस कर लेते हैं बच्चों। ये पूरा एक तरह से रिवीजन ही है, क्योंकि जो भी हम ऊपर प्रोविजंस पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चंस दिए हों। ध्यान देना। देखो क्वेश्चन 1 में क्या लिखा, हाउ विल ए कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज। अब ये कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली क्या हो सकता है? जनरली एक लोन एग्रीमेंट हो सकता है, डीड हो सकती है ना। भाई ये सबूत है कि चार्ज क्रिएट हुआ है, प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, किसी प्रॉपर्टी। अच्छा, चार्ज किस पर क्रिएट होता है? जिस प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखा गया है।
और देखो चार्ज का मतलब क्रिएशन ऑफ चार्ज मींस क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट, और वो भी किसका क्रिएट होता है? लेंडर का, लोन देने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हाउ विल ए कॉपी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द आरओसी बी वेरीफाइड? बच्चों दो सिचुएशंस होती हैं वेरिफिकेशन के केस में। वेरिफिकेशन के केस में ना हम कहते हैं प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई प्रॉपर्टी कहाँ पर है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ है, ये हमारा क्वेश्चन होता है। जब भी अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कौन करेगा, या फिर अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है तो वेरिफिकेशन कौन? ठीक है, अगर तो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, क्या लिखा है? वेयर द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट सोनली टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, the copy shall be verified by a certificate issued either under the seal if any of the company। भाई या तो वेरिफिकेशन कंपनी करेगी, या फिर कोई डायरेक्टर वेरिफिकेशन करेगा, या फिर सीएस वेरिफिकेशन करेगा ऑफ द कंपनी। तो कौन कौन आ गया वेरिफिकेशन में? कौन आ गया? कंपनी। भाई कंपनी की सील, कॉमन सील, या फिर डायरेक्टर सीएस ऑफ द कंपनी और एन ऑथराइज्ड ऑफिस। भाई अब ये कंपनी की तरफ से नहीं है, ये ऑथराइज्ड ऑफिसर किसका है? चार्ज होल्डर का। चार्ज होल्डर का ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब चार्ज होल्डर कौन हो? लेंडर। तो पहले तो कंपनी के ऑफिसर्स की बात हो रही थी कि कंपनी खुद उसकी कॉमन सील लगी होगी, कंपनी का डायरेक्टर साइन करेगा या कंपनी का सीएस साइन करेगा। अब कंपनी के अलावा भी कोई साइन कर सकता है कंपनी की मतलब कंपनी के बिहाफ पर साइन ना होके क्या लेंडर के बिहाफ पे भी साइन हो सकते हैं? देखो क्या लिखा है, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर। मींस ये कंपनी की तरफ से सिग्नेचर नहीं हो रहे, वेरिफिकेशन नहीं हो रहे, ये किसकी तरफ से हो रहे हैं? चार्ज होल्डर की तरफ से हो रहे हैं, उसका कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर। और अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और चार्ज, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है अगर उसका इंटरेस्ट भी हो उस प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, तो थर्ड पर्सन भी यहाँ पर हो सकता है। तो हमने किसकी बात की? हमने सबसे पहले बात की कि वेरिफिकेशन किसकी तरफ से? वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कंपनी भी कर सकती है। अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है तो कंपनी करेगी, उसका डायरेक्टर करेगा, उसका सीएस करेगा, ठीक है। या फिर चार्ज होल्डर के बिहाफ पे मींस लेंडर के बिहाफ पे कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर भी वेरिफिकेशन कर सकता है। फिर बारी आती है अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया नहीं, अब इंडिया में सिचुएटेड है। अब कौन सी प्रॉपर्टी? जो इंडिया में सिचुएटेड, चाहे वो होलली इंडिया में सिचुएटेड है चाहे वो पार्टली इंडिया में, तो जो उसकी इंस्ट्रूमेंट या डीड बनेगी जो उस प्रॉपर्टी के चार्ज से रिलेटेड है, द कॉपी शेल बी वेरीफाइड बाय सर्टिफिकेट इशूड अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर और सीएस ऑफ द। यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है? डायरेक्टर और सीएस ऑफ द कंपनी। या फिर अगर दूसरी तरफ देखें तो कौन है? ऑथराइज्ड ऑफिसर। ये किसकी तरफ से होगा? ये चार्ज होल्डर मींस लेंडर की तरफ से। ये लोग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। बच्चों हमने चार्जेस के वेरिफिकेशन का देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस एनफोर्स्ड बाय कंपनीज सेकंड ऑर्डिनेंस 2009। इसमें लिखा है व्हेन चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2 नवंबर 2018। बच्चों मेरे हिसाब से इसके एग्जाम में आने के चांसेस नहीं, क्योंकि वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी खत्म हो चुका है। बट स्टिल क्वेश्चन में बुक में दिया हुआ तो मैं करवा देता हूँ, ध्यान दो। इसमें लिखा है ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस एनफोर्स्ड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 व्हेन ए चार्ज क्रिएटेड बिफोर। ये डेट इंपॉर्टेंट है, बिफोर के केस है या आफ्टर का केस है, ये जरूर ध्यान दें बच्चों। इसी से सब कुछ डिसाइड होगा। चार्ज क्रिएटेड कब है? ध्यान देना, चार्ज क्रिएटेड ये केस कौन सा है? जो चार्ज क्रिएटेड है वो बिफोर 2 नवंबर 2018 है। बच्चों इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम कितना मिलता है? बिल्कुल देन 30 डेज में भी 300 डेज मिलते हैं। ठीक है, विद इन 300 डेज एंड देन लास्ट में 6 मंथ का टाइम। करेक्ट बच्चों। उसके बाद 6 मंथ फ्रॉम, ये बात ध्यान देने वाली है इन दोनों केसेस में। तो फ्रॉम क्रिएशन देख, फ्रॉम क्रिएशन। और लास्ट में जो 6 मंथ चेक करेंगे वो कब से चेक करेंगे? 2 नवंबर 2018 से। इनकी डेट से। बस यही प्रोविजन, यही इसका आंसर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था? क्लैरिफाई किया गया था कि 6 मंथ्स का टाइम और मिलेगा। 6 मंथ्स का टाइम कब से कब तक मिलेगा? 2 नवंबर 2018 से
6 मंथ्स का टाइम मिलेगा। यस बच्चों, तो 30 डेज यहाँ पर जो चार्ज क्रिएट हुआ है उसका जो रजिस्ट्रेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। या तो 30 दिन के अंदर करवा दो या फिर फर्दर एक्सटेंशन पे मिलता है 300 डेज तक का टाइम, और ये दोनों ही फ्रॉम क्रिएशन चेक करते हैं, या फिर एक्सटेंशन मिलता है 6 मंथ्स का फ्रॉम 2 नवंबर 2018। तो बच्चों ये प्रोविजन यही कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट थिंग, ये प्रोविजन क्लास में वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यस बच्चों, तो इन्होंने कहा सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 में वैसे तो हमें कितने डेज का टाइम मिलता है, 30 डेज का, और 30 डेज के बाद 300 days from the date of creation. 300 डेज का टाइम मिलता है, ठीक है। और उसके बाद मिलता है हमें 6 months का टाइम मिलता है 2 नवंबर 2018 से। बिल्कुल विद इन 6 मंथ्स। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों चार्ज का मीनिंग कुछ है, ये तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, चार्ज क्या है, ठीक है। अच्छा, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट पूछे, दो चीजें पूछे, एक तो चार्ज का मीनिंग, दूसरा पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट। दोनों को ही देख लेते हैं शॉर्ट में, ध्यान देना इधर। द टर्म चार्ज हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 16। सेक्शन 2 क्लॉज 16 में हमारे चार्ज की क्या गिवन है, डेफिनेशन गिवन है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, एन इंटरेस्ट और लीन। भाई मॉर्गेज प्रॉपर्टी में लेंडर का इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है और लेंडर की लीन भी क्रिएट होती है। लीन क्या है भाई, कंपनी ने जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया है, कंपनी उसे लेंडर की परमिशन के बिना बेच नहीं सकती, दैट इज नोन एज लीन। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ लेंडर। किसकी साइड से रिस्ट्रिक्शन है, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज नोन एज लीन। लेंडर का इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है उस प्रॉपर्टी में और लेंडर की लीन भी है। दैट क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट और लीन इज नोन एज क्रिएशन ऑफ चार्ज। और ये किस पर क्रिएट होता है, ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। मॉर्गेज को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। बच्चों ये तो चार्ज का मीनिंग था। फिर आता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। भाई अगर आप प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते, कॉन्ट्रावेंशन करते हो, तो क्या होगा, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन क्या होगी। बच्चों पनिशमेंट की बात की गई है किसने, सेक्शन 86 में बात की गई ऑफ द कंपनीज एक्ट। हाँ जी बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन की। कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन के लिए, सेक्शन 86 अप्लाई होता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इफ एनी कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। भाई कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया है, कंपनी ने जो सेक्शंस हैं, जो प्रोविजंस है, जो रूल्स में लिखा है उसे फॉलो नहीं किया, तो कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी है, शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीस एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट। भाई ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितनी पेनल्टी, 50,000 रुपीस। यस बच्चों 50,000 रुपीस। तो भाई पेनल्टी की बात कर रहे हैं ना, तो पेनल्टी कंपनी पे 5 लाख और बच्चों ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000 रुपीस की पेनल्टी होगी। फर्दर आगे ध्यान देते, इफ एनी पर्सन विलफुली, इंपॉर्टेंट है, जानबूझकर फर्निशेस एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो सेक्शन 447 एप्लीकेबल। 447 किसका है, तो अगर जानबूझकर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करता है या फिर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या नोइंगली सप्रेस करता है एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन को, जानबूझकर किसी इंफॉर्मेशन को सप्रेस करना मीन्स हाइड करना, विच इज रिक्वायर्ड, जो लॉ में लिखा हुआ है कि नहीं आपको देनी है, बट वो सप्रेस कर देता है, उसे नहीं प्रोवाइड करता, तो क्या होगा, टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77 ही शैल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। ठीक है ना। कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, विलफुली फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो विलफुली किसी इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर रहा है, ठीक है, तो भाई सेक्शन 447 में लायबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रेणुका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड realized on 2nd May 2019 that particulars of charge created on 12th March 2019 in favor of bank were not registered। भाई चार्ज क्रिएट हुआ, बैंक के फेवर में क्रिएट हुआ, बट रजिस्टर नहीं करा with the registrar of companies। What procedure should the company follow to get the charge registered? Would the procedure be different if the company realized its mistake of not registering the charge on 7th June 2019 instead of 2nd May 2000? Explain with reference to the relevant provisions of the Companies Act 2013। बच्चों टाइम लिमिट तो मिलती नहीं। अच्छा एक बात और ध्यान देना, ऊपर अभी थोड़ी देर पहले जो केस कराया था वो चार्ज क्रिएटेड था बिफोर 2nd नवंबर 2018, बिफोर 2nd नवंबर 2018। बच्चों ये कौन सा केस है, आफ्टर 2nd नवंबर 2018, वो भी क्रिएशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड था,
ये भी क्रिएशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है, बट ये केस बाद वाला है। इसके ऊपर ना डायग्राम भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। देखो क्या दिया हुआ है। देखो इसमें भी इन्होंने स्पेसिफाई किया कि क्रिएट कब हुआ है, आफ्टर वाला केस। तो अमेंडमेंट इसके ऊपर एप्लीकेबल है ना। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है। टाइम लिमिट कितनी दी हुई है, फर्स्ट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। ठीक है, अगर फर्स्ट 30 डेज में नहीं हो पाता तो हाँ जी नेक्स्ट 30 डेज। नेक्स्ट 30 डेज में करवाना होगा। वो भी नहीं हो पाता तो उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज होता है। ठीक है ना, बच्चों को प्रोविजंस पता ही है। क्रिएशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है क्या है, विद इन 30 डेज। उसके बाद क्या मिलते हैं, एडिशनल 30 डेज। उसके बाद भाई एक्सटेंशन